सिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट है कंपाउंड। तो इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स की बात की थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की, जिससे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिंथेसिस, ठीक है। इसमें से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने देखा, और नेक्स्ट जो पार्ट बात करेंगे वो सिंपल को डिफाइन करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, ओके। पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब 1 बाय 1 नोट्स बनाते जाएं और उसकी आप प्रिपरेशन भी करते जाएं जो पीछे बना रहे थे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। टू मेक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस ये प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर ही होता है। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के द्वारा ही बनता है। कंपाउंड अगर बनाना है, ठीक है, तो इसको याद रखना है कि हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात अगर कंपाउंड बनाना है तो हमें पहले क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए, पीसी, ठीक है। इस प्रिंसिपल क्लॉज में जैसे ही हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इस क्लॉज को जोड़ने से कंपाउंड बन जाता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोलते हैं? समान पदीय, समान पदीय उपवाक्य, ठीक है, जिसका पद समान हो, किसके? प्रिंसिपल के। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज होता है स्वतंत्र उपवाक्य, उसी तरह से कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां पर अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा ही कंपाउंड बनता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है उसको मैं बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी 4 टाइप्स की होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कुमुलेटिव, कुमुलेटिव क्लॉज, जिसको हम कह सकते हैं जोड़ का, मतलब जोड़ की क्लॉज होती है। इसे ऐड क्लॉज कह सकते हैं, जिसमें जो घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, वो सीक्वेंस में होते हैं। क्या होते हैं? सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम से, एक क्रम से घटनाएं इसमें आएंगी। तो इसके लिए जो क्लॉज है, मतलब इसके लिए जो कंजक्शन यूज किए जाते हैं वो है नंबर 1 एंड, बोथ एंड, not only but also, not only but also, as well as, ओके। ये हमारी कोऑर्डिनेट की पहली पार्ट है, पहला पार्ट है कि कोऑर्डिनेट 4 पार्ट डिवाइड होता है। पहला है कुमुलेटिव, सेकेंड है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव, पहले मैं क्लास के बारे में बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट क्लास 4 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। और उस क्लॉज में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंजक्शन यूज किए जाते हैं, और फिर मैं एग्जांपल्स इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव क्लॉज में, इसमें जिसे नाम दिया एडवर्सेटिव, जिसका अर्थ होता है हिंदी में विरोध करना, विरोध, ठीक है। इसी को हम कंट्रास्ट कह सकते हैं, कंट्रास्ट, कि दो गुणों में, दो क्वालिटी में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो अल्टरनेटिव कहलाती है, एडवर्सेटिव कहलाती है। तो इसमें क्या होगा एडवर्सेटिव में? इसमें हम यूज करेंगे बट, नेवरदीलेस, हाउएवर, ओके। ये एडवर्सेटिव में यूज किए जाने वाले कंजक्शन है। थर्ड नेक्स्ट है, वो है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्लॉज। अल्टरनेटिव क्लॉज क्या कहते हैं? चॉइस, जिसमें
चॉइस दिया गया हो, मतलब चुनाव, मतलब कि आप चुनाव कर सकते हो किसी चीज़ में, आप ये देख सकते हो क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है, उसमें से आपको चॉइस रखनी है। तो इसमें कौन सी इस क्लॉजेस में कौन से कंजक्शन यूज किए जाते हैं? तो अल्टरनेटिव में आता है आइदर और, नाइदर नॉर, और एंड नॉर, ये सेपरेटली भी यूज किए जाते हैं। और एक हैं अदरवाइज, ठीक है। ये ऐसे कंजक्शंस हैं जिनको यूज करके हम कंपाउंड बनाते हैं, ओके। और लास्ट है इलेटिव क्लॉज। इलेटिव को हम बोलते हैं रिजल्ट, जिसमें परिणाम का बोध हो रहा हो, ठीक है। जिसमें परिणाम मीन्स रीडिंग करने पर, सेंटेंस को रीड करने पर, और उनके दो सेंटेंस के जो भाव होते हैं उसमें रिजल्ट का बात हो रही है कि दो सेंटेंस लिखे गए हैं और उसमें रिजल्ट निकल रहा है, तब हम ये कंजक्शंस को लगाएंगे। वो कौन से होंगे? सो, देयरफॉर, हेंस एंड फॉर। देखिए नई चीज़ देखिए, फॉर प्रीपोजिशन भी है, फॉर कंजक्शन भी है। अभी तक लोग ये जानते थे कि फॉर केवल प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन फॉर कंजक्शन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जो आज आप जानेंगे। और वो किस में आता है? इलेटिव क्लॉजेस में आता है। अब आइए नई चीज़ कि ये जितने हमने कंजक्शंस लिखे हैं, ठीक है, ये सारे कंजक्शन उस नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ओके। फर्स्ट है कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। कुमुलेटिव में ये क्लॉजेस आती हैं, ये कंजक्शन आते हैं, जैसे एंड। अक्सर हम लोग अपनी बोल चाल की भाषा में, रिटन की भाषा में एंड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एंड का रियल नेम क्या है? कुमुलेटिव क्लॉज। साथ में एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये सारी क्लॉजेस जो होती हैं ये किस में आती हैं? ये कुमुलेटिव में आती हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो में ये डॉयस है, गैप है थोड़ा सा, उसके बाद एडवर्सिटी में विरोध कर रहा है, बट एक ऐसा कंजक्शन है जिसका नाम क्या है? एडवर्सिटिव। अभी क्या यूज करते थे? बट का यूज करते थे, लेकिन बट का नाम क्या है? वो है एडवर्सिटिव क्लॉज। नेवरदलेस एंड हाउएवर, ये ऐसे कंजक्शंस हैं जो डिफरेंसेस को शो करते हैं। अल्टरनेटिव चॉइस, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, जिसमें चॉइस का मामला हो। इलेटिव क्लॉज क्या है? जिसमें परिणाम निकल रहा हो, ओके। अब माइंड समझिएगा ध्यान से, इस चार्ट को माइंड में सेट करिए पहले तो, ठीक है। अब एग्जाम में जो सेंटेंस आता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपने देखा क्या लिखा है? कंपाउंड, ठीक है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा बनता है। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा बनता है, मींस कि हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज की उस काइंड्स को याद रखना है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ये कंजक्शंस दिए गए हैं। और मैंने क्या बताया कि इनकी मीनिंग जानते रहिए, और मीनिंग जानने के बाद जैसे सेंटेंस जो दिए जाते हैं सेपरेट, उनको जैसे आप कंबाइन करोगे तो जो मीनिंग निकल रही हो, अब जैसे मीनिंग निकल रही वहाँ एंड की और की तो वहाँ एंड लगा दोगे, जहाँ दोनों को लग रहा है दोनों और तो वहाँ पर बोथ एंड लग जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना कि बल्कि, जहाँ का ऐसी कोई मीनिंग आए ना कि बल्कि, तो उस मीनिंग को याद रखना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है, ठीक है। एज वेल एज, और भी, जहाँ और भी की मीनिंग हो वहाँ एज वेल एज लगा देते हैं, ठीक है। अभी जब इसको एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा तो मैं मीनिंग लिख भी दूंगा, अभी खाली समझिए आप। बट, किंतु, जानते हैं। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। हाउएवर माने उसका भी अर्थ होता है उसी संबंध। आइदर और, या तो, ना तो। अब नाइदर नॉर का यूज निगेटिवली करते हैं, ना तो। अदरवाइज, अन्यथा, जहाँ की अन्यथा की मीनिंग हो, ठीक है। जैसे कि लगा गया कि अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो तेज़ दौड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो छूट जाएगी, ठीक है। तो जहाँ अन्यथा की मीनिंग आनी होती है वहाँ हम क्या यूज करेंगे? अदरवाइज। सो मतलब इसलिए, देयरफॉर माने इसलिए। जैसे कोई लेटर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं लास्ट में
कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को सूनली प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो उस तरह से करने के लिए हम ये कंजक्शन यूज करते हैं। हेंस ये भी इसलिए का भाव होता है, फॉर भी इसलिए का आता है, लेकिन इनका यूज है, हेंस का यूज ज़्यादातर हम कोई हिस्टोरिकल चीज़ आती है तब। फॉर का कोई आइडियल कोई सेंटेंस है, ठीक है, आइडियल सेंटेंस कोई अगर आता है, आइडियल कोई वाक्य बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर, पीपल रिमेंबर इट, ठीक है। तो अब ये जब कंबाइन आप करोगे तो क्या करेंगे कि पीपल रिमेंबर, अब यहां क्या लगाएंगे, फॉर सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर, लोग उन्हें याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो एक महान नेता थे। तो यहां इसलिए जो मीनिंग आई है, स्पेशली हम वहां क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ओके, तो अब ये हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, बारी बारी से मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला मैं दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल किसका है, कुमुलेटिव का, तो मैं ऊपर ही एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको माइंड में रखना है, सबसे पहले आपको माइंड में रखना है, क्या रखना है कि आपको जो सेंटेंस बनाना है, अब सेंटेंस क्या बनाना है हमें, कंपाउंड। तो सेंटेंस जैसे दिया गया हो, जैसे आपको सेंटेंस दिया गया है, क्या सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या दिया गया है। मान लो सेंटेंस दिया गया है, द टीचर marked him absent, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है कि he cut his name from the class, ठीक है। अब ये दो क्लास हैं, दो आपके क्लास दी गई हैं, इसे आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हो। इसमें सेंटेंस में जो फीलिंग्स है वो क्या है कि द टीचर मार्क्ड हिम अब्सेंट, हिम मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये सजा दी गई है, टीचर मार्क्ड हिम अब्सेंट, टीचर ने पहले उसे अब्सेंट कर दिया, अनुपस्थित घोषित कर दिया। फिर क्या है, ही कट हिज नेम फ्रॉम द क्लास, और फिर उसका नाम भी काट दिया क्लास से। इसका तो क्या है कि एक व्यक्ति को दो सजा दी गई, ठीक है। तो पहले उसको अब्सेंट किया गया और फिर उसको स्कूल से उसका रजिस्टर्ड नाम भी काट दिया गया स्कूल से। तो इसमें क्या है कि एक के साथ दो चीज़ दी जा रही है और दोनों चीज़ क्या है, सीक्वेंस में है, क्रम में है, दोनों ऐड हो रही हैं। एक के द्वारा एक व्यक्ति को दो सजाएं दी गई, ठीक है, दो पनिशमेंट दिए गए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एंड से या नॉट ओनली बट आल्सो से या एज वेल एज से इनसे हम कंबाइन करते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो हम क्या यूज करेंगे, चाहे उसमें एंड यूज कर लो, नॉट ओनली बट आल्सो यूज कर लो या एज वेल एज यूज कर लो। तो सेंटेंस क्या बनेगा, कंपाउंड। पहले प्रिंसिपल क्लास क्या है, यही है, द टीचर। तो जब आप कंबाइन करो क्या होगा, द टीचर मार्क्ड absent and cut his name, and he cut his name। ये जो हिम था ना, ये इसमें आ गया, his name दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, फ्रॉम द क्लास। तो कंपाउंड सेंटेंस बनकर ये तैयार हुआ, द टीचर मार्क्ड अब्सेंट एंड ही कट हिज नेम फ्रॉम द क्लास। टीचर ने अब्सेंट किया और उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो एंड से आपने जोड़ दिया। अब चाहिए तो आप इसको नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ सकते हो, द टीचर नॉट ओनली मार्क अब्सेंट, ठीक है। तो यहां से कहते हो नॉट ओनली मार्क अब्सेंट बट आल्सो ही कट हिज नेम फ्रॉम द क्लास। ना कि बल्कि, कि शिक्षक ने ना कि उसका नाम काटा, ना कि उसे अब्सेंट किया, बल्कि कक्षा से बाहर निकाल दिया।
तो इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आप बना सकते हो। साथ में एज वेल एज से कर सकते हो कि द टीचर मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज कट हिज नेम फ्रॉम द क्लास, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें एक सबसे अच्छी खासियत क्या है कंपाउंड में कि जो कंजक्शंस दिए गए होते हैं इसमें किसी भी कंजक्शन को यूज कर सकते हो। दिए गए सेंटेंस खाली कंफर्म करना होगा कि वो सीक्वेंस में है कि विरोध में है, एडवर्सिटीज में है कि अल्टरनेटिव में है, मतलब चुनाव का बात है, इलेटिव में है या परिणाम की बात है। ठीक है, तो पहले ये कंफर्म करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिए गए सेंटेंस में ये उसके फीलिंग्स को, और ये हम रीडिंग के द्वारा जान सकते हैं। समझेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रीड द सेंटेंस एंड देन फाइंड द मीनिंग, देन चूज द कंजक्शन, देन मेक द कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सो तो ये था आपका फर्स्ट उसमें सेंटेंस को बनाना। तो इसको आप चाहे नॉट ओनली बल्ब बनाइए या एंड्स बनाइए या एज वेल एज से बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर इसकी हम बात करें वो क्या है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव में क्या है? एडवर्सेटिव में ये बात कर सकते हैं क्या? एडवर्सिटी में इसमें क्या है? विरोध हो रहा है। जैसे सोहन इज एन ऑनेस्ट शॉपकीपर his younger brother is dishonest। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखिए नाम से ही हो रहा है कि सोहन जो है वो ऑनेस्ट शॉपकीपर है और उसका छोटा भाई बेईमान है। एक ही पिता के दो संतान हैं लेकिन दोनों में क्वालिटी डिफरेंट है, एक ईमानदार है एक बेईमान है, तो दोनों क्वालिटी क्या है? विरोध कर रही हैं। तो आप विरोधात्मक कोई भी कंजक्शन लगाइए, बट लगा सकते हैं, नेवरदलेस लगाइए, हाउएवर लगा दीजिए, या एक और आता है वेयर इज आप लगाइए। ठीक है, इनमें से यूज कर सकते हो, वहीं पर मीनिंग होती है इसकी। तो जब आप कंबाइन करो क्या हो जाएगा? सोहन इज एन ऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, बट कंजक्शन यूज किया, बट हिज ब्रदर, अब यहां यंगर था, यंगर लिख लीजिए, हिज यंगर ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। इसमें जो क्वालिटी है किस चीज की है? विरोध हो रही है। अब चाहिए तो इस सेंटेंस को आप वेरी से बना सकते हो। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो गया। ठीक है, सोहन इज एन ऑनेस्ट शॉपकीपर बट हिज यंगर ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में क्या है? क्वालिटी डिफरेंस हो रही है, विरोध कर रहा है। एक सेंटेंस बना सकते हैं कि रवि इज अ पुअर बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट। रवि एक गरीब लड़का है बट ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ओके, जिसमें विरोध कर रहा हो। अब इसमें वेरी से बना सकते हैं क्या? कि सोहन इज एन ऑनेस्ट शॉपकीपर वेर इज हिज यंगर ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। वेर इज मीन्स वहीं पर उसका छोटा भाई बेईमान है। जहां पे दो क्वालिटी डिफरेंस हो रही हैं वहां पर हम इसका विरोधात्मक का यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे? यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इस तरह से उन कंजक्शन का यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। अल्टरनेटिव क्या शो करता है? जिसमें चॉइस हो, मतलब कि दो में से किसी एक को चॉइस करना। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या शो करेगा? चॉइस को शो करता है। ठीक है,
चॉइस को। जैसे आइदर और, एग्जाम्पल दीजिए। इसे एक चलिए इम्परेटिव दे रहा हूं, अभी तो मैं सिंपल दे रहा था, सिट डाउन गेट आउट। ये दोनों ही सेंटेंस क्या हैं, बेस्ड ऑन इम्परेटिव हैं, सिट डाउन गेट आउट। अब कह रहा है इनको कंबाइन करिए और क्या बनाइए, कंपाउंड बना दीजिए। ओके, अब इसको रीड करके ही लग रहा है कि सिट डाउन बैठो, गेट आउट बाहर जाओ। इसका तो क्या है, चॉइस का मामला है, इसमें दोनों डिसाइड करो, बैठते हो बाहर जाते हो। जैसे घर में कोई फंक्शन चल रहा हो, छोटे बच्चे हैं और बाबा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे बड़ा गार्जियन क्या कहता है, बैठना बाहर जाना। इशारा करते नहीं कहते, नहीं तो चुप इशारा करते हैं, बैठ जाओ चुपचाप बैठो। तो उसी तरह से इस सेंटेंस में आइदर सिट और गेट आउट, या तो बैठो या बाहर जाओ, ये आवाज़ मत करो, चिल्लाओ नहीं यहाँ, होता है। तो ये चॉइस मामला है, सिट डाउन और गेट आउट। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक तो आइदर से बनाना चाहो तो आइदर सिट डाउन और गेट आउट, गेट आउट। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, आपको समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, सिट डाउन और गेट आउट। अब इसी को दूसरे पोर्शन बनाना चाहते हैं तो आप इससे बना सकते हो कि आइदर मत लगाइए, सिट डाउन, ठीक है, और केवल इसे जोड़ दीजिए और गेट आउट, ये शॉर्ट फॉर्म है, सिट डाउन और गेट आउट। अदरवाइज भी कर सकते हो, सिट डाउन अदरवाइज गेट आउट, बैठो अन्यथा बाहर जाओ। कहने का मतलब ये है कि जो क्लासेस में दी गई हैं इनमें से किसी को जोड़ करके आप सेंटेंस बना सकते हो, सिवाय नाइदर नॉर को, क्योंकि नाइदर नॉर का जो स्पेशल यूज होता है वो निगेटिव के लिए होता है। ओके, जब निगेटिव कोई सेंटेंस आ रहा हो तभी हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। क्लियर, जिस चीज़ को आपने देख ही लिया। अब नाइदर नॉर का यूज आप देख सकते हो कैसे, जिसमें निगेटिव सेंस हो। अब इसमें निगेटिव सेंस है ही नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे दिया गया कि रवि डिड नॉट कम इन द फंक्शन। ठीक है, अगर सेंटेंस बना है तो रवि डिड नॉट कम इन द फंक्शन, रवि डिड नॉट कम इन द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। और दूसरा है हिज फैमिली ऑल्सो डिड नॉट कम इन द फंक्शन। ठीक है, इन द फंक्शन ऐसा दिया गया। तो आप देख सकते हो, मतलब भाव ये है कि ना, भाव ये निकल रहा ना कि ना तो रवि आया ना उसकी फैमिली आई फंक्शन में, है ना। तो इसको ऐसे बनाओ कि नाइदर रवि केम नॉर हिज फैमिली केम in the function. Neither Ravi came nor his family came in the function. ना तो रवि आए और ना ही उनकी फैमिली आई इस समारोह में। तो अब लिख सकते हैं साइड में कि नाइदर नॉर का यूज ओनली फॉर निगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। ओके, यू कैन यूज नाइदर नॉर फॉर निगेटिव सेंटेंस व्हेन यू कंबाइन टू मेक अ compound given the separate clauses, separate sentences. Clear? Then और इसके एक टेक्निक है कि after neither nor no negative words have used in this sentence. कोई negative word neither nor के बाद यूज नहीं किया जाता। सिंटैक्स में इसका सेंटेंस जरूर आता है कि neither nor सेंटेंस दे दिया जाता है, बाद में आगे नेगेटिव वर्ड दे दिया जाता है, तो आपका वो जो एरर है वो वहीं नेगेटिव वर्ड पे है। ये एनडीए में बहुत पूछा जाता है कॉमन एरर के रूप में। ठीक है, वनडे एग्जाम में आता है
वन एग्जाम जो भी जनरल इंग्लिश आती है उसमें ये सेंटेंस जरूर दिया जाता है, अक्सर ये दिखाई पड़ जाता है, सीजीएल में श्योरली दिखता है। तो उसमें आपको देखना है कि नाइदर, ये याद रखना माइंड में कि नाइदर नार का यूज निगेटिवली करते हैं, लेकिन इसके साथ कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगता। नो, नॉट, नेवर, ये निगेटिव वर्ड हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइदर नार स्वयं में निगेटिव है, और ग्रामर हमें एक्सप्लेन करती है कि डबल निगेटिव, डबल डिग्री एक साथ नहीं आती हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जो डिग्रियां होती हैं वो डबल